नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की इसमें पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए जो है, कल हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के जो विविध कारण थे उसे हम लोगों ने देखा। आज हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करेंगे। बड़ी संख्या में आप लोगों का अभिवादन है, आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग कहाँ पर आते हैं, फटाफट जो है आज के विषय वस्तु की तरफ आते हैं। आज से क्या हम लोग का शुरू हो रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण क्या है, नरमपंथी चरण है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण नरमपंथी चरण की शुरुआत हम लोग किया जाए। आइए थोड़ा सा एक दृष्टिकोण हम लोग कहां पर डालते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट पर डालते हैं। यदि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात किया जाए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात किया जाए तो इसके कितने चरण हैं? इसके 3 चरण हैं। प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रथम चरण नरमपंथी चरण है। नरमपंथी चरण है, कब से कब तक है? 1885 से 1905 ईस्वी तक का ये समय काल है। द्वितीय चरण कौन सा है? द्वितीय चरण जो है वो 1905 से 1917 ईस्वी तक का समय काल है। द्वितीय चरण कौन सा है? तो तृतीय चरण जो है वो गांधीवादी युग है। कौन सा युग है? गांधीवादी। कब से कब तक है? 1917 से 1947। किसी किसी किताब में जो द्वितीय चरण है 1905 से 1915 भी मिल सकता है। मोस्ट ऑफ बुक्स में जो है 1905 से 1917 और गांधीवादी युग 1917 से 1947। 1915 क्यों मिल सकता है? कुछ इतिहासकार जो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए हुए थे उसे ही आधार बनाते हैं और वहीं से गांधीवादी युग की शुरुआत और गर्भपति चरण की समाप्ति मानते हैं। अधिकांश इतिहासकार गांधी जी 1915 में भले भारत आते हैं, उनके जो राजनीतिक गुरु रहते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने सुझाव दिया हुआ था कि आप तुरंत भारतीय राजनीति में मत आइए, भारत की आत्मा, भारत गांव का देश है। गोपाल कृष्ण गोखले का सुझाव रहता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, पहले आप भारत के गांव का भ्रमण कीजिए, उसके बाद जो है भारतीय राजनीति में आप आइए। गांधी जी लगभग 2 वर्ष तक कह सकते हैं कि भारत भ्रमण करते हैं। 1917 में वो चंपारण सत्याग्रह में पहली बार सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं। तो अधिकांश इतिहासकार वही 1917 को आधार बनाते हैं कि गांधी जी जब सक्रिय हुए तब से गांधीवादी युग की शुरुआत है। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि 1885 से जो राष्ट्रीय आंदोलन, कल आप लोगों ने क्या देखा था? कल आप लोगों ने देखा था कि 1857 के विद्रोह की सफलता हुआ। भारतीयों ने तहकीकात किया कि भाई हम क्यों सफल हो गए। तो निष्कर्ष यह निकला कि पूरे भारत में अंग्रेज हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था है ही नहीं, कोई अखिल भारतीय मंच है ही नहीं जहां पे हम लोग अपनी एक योजना बना सके। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वर्ष 1885 में एक ऑल इंडिया नेशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होता है, जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1885 से लेकर के देश 1947 में आजाद हुआ। इनके निर्देशन में ब्रिटिश शासन का विरोध और भारत की आजादी के लिए जो आंदोलन चला, अमूमन उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमूमन उसी को हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम लोग कहां पे रुक करते हैं? जो पहला चरण है यहां पर आते हैं। तो पहला चरण कौन सा है? नरमपंथी चरण है। नरमपंथी चरण कब से कब तक है? 20 वर्षों का समय काल है, 1885 से 1905 ईस्वी। अब नरमपंथी चरण को हम लोग इस रूप में देखेंगे तो नरमपंथी चरण के प्रमुख नेता कौन थे? नरमपंथी चरण की कार्य प्रणाली क्या था? इस तरीके से ये काम करते थे। नरमपंथी चरण की उपलब्धियां क्या थी?
नरमपंथी चरण की कमियां क्या थी, ड्रॉबैक्स क्या रहता है, और इन्हीं कमियों से क्या होता है, इन्हीं कमियों की वजह से राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाता है। यहीं से क्या होगा, इनकी जो अपनी कुछ कमियां हैं, राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण में प्रवेश कर, वो हम लोगों का बाद का मुद्दा होगा भाई। राष्ट्रीय आंदोलन का चरण बकायदे टॉपिक है। अभी का मुद्दा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, नरमपंथी चरण। किस रूप में पूरे टॉपिक को देखा जाएगा, प्रमुख नेता कौन से हैं, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, इनकी उपलब्धियां क्या है, और इनकी कमियां क्या है। तो अब देखिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आप लोग अपनी तरफ से कर लीजिएगा। या मुझे लग रहा है कि, या मेरा ऐसा विश्वास है कि जो अपना ई बुक दिया गया होगा, संपूर्ण ई बुक दिया गया होगा, वहां पर जो है ये दिया गया होगा। कांग्रेस का कम से कम 12-15 ऐसे सम्मेलन है जो आप रट्टा मार जाइएगा। 12-15 ऐसे सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता कब हुआ था, अध्यक्षता किसने किया था, ये पूछता है। ठीक है, तो आइए भाई, अभी देखिए कुछ लोग जो है 1857 के विद्रोह का प्रभाव कोई पूछ रहा है, कोई राजनीतिक कारण पूछ रहा है, तो एक दो लोगों के लिए पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। किसी दिन हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन किया जाएगा। दिला दीजिएगा कि डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए मैंने बोला है। उस डाउट क्लियरिंग सेशन में उसे हम लोग एड्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए भाई, कहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग विचार क्या किया जाएगा कि कम से कम 12-15 जो आईएनसी का सेशन है, आईएनसी के सेशन को रट्टा मार जाइएगा। ठीक है, जैसे कि प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, अच्छा 1905 का कहाँ पे हुआ था, अध्यक्षता किसने बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था अध्यक्षता। 1906 में 4 रेजोल्यूशन जो बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन आया था, 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया। 2 रेजोल्यूशन आया था, या ये सभी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इस पे भी प्रश्न पूछता है कि 1906 का अधिवेशन कहाँ पे किया। अगला 1907 में क्या है, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत स्प्लिट जो है क्यों हुआ था और अध्यक्षता किसने किया था, रासबिहारी बोस और रासबिहारी घोष दो अलग अलग व्यक्ति हैं, मैंने बताया था। इसके बाद 1916 में क्या होता है, 1916 में नरमपंथी और मुस्लिम लीग मिल जाते हैं, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता किया था। 2016 के आसपास में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट है। अगला यहीं से प्रश्न पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष में सरोजिनी नायडू है। देन आफ्टर गांधी जी के नेतृत्व में जितने प्रमुख जन आंदोलन हुए हैं, 1920 का सहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें पूछा जाता है कि अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 1922 वाले ये अधिवेशन 1922 और 23 वाला पूछता है। गांधी जी केवल बेलगांव सम्मेलन, ये कहने का अर्थ ये है कि 12-15 अधिवेशन जो है आपको रिटर्न होना चाहिए। 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, वो कई बार पूछा गया, आज पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार अध्यक्षता किया था, हरिपुरा और त्रिपुरी में, ये भी प्रश्न पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश भारत में सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो रहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, प्रश्न यहां से पूछा जाता है। आइए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रमुख नेता कौन है, नरमपंथी चरण के प्रमुख नेता कौन है। तो प्रमुख नेता जो है 3 है, दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। अगला कौन है, तो अगला जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और फिरोज शाह मेहता है, फिरोज शाह मेहता है। ठीक है, तो नरमपंथी चरण को मुख्य रूप से कौन रिप्रेजेंट करता है, मुख्य रूप से ये 3 जो नेता हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। दादा भाई नौरोजी क्या रहते हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की जो संसद है, और ब्रिटेन की संसद में जो उच्च सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। फिरोज शाह मेहता जो रहते हैं, फिरोज शाह मेहता भारत के अग्रणी वकीलों में रहते हैं। आगे चलकर के गांधी जी इन्हीं के असिस्टेंट के रूप में, जब ब्रिटेन से डिग्री लेकर के आते हैं, इन्हीं के असिस्टेंट के रूप में कार्यभार शुरू किए थे।
बताया आपको, गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनकी रहती है। गांधी, इनके स्टेटस को आप ऐसे समझ सकते हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में है। तो ये तीन प्रमुख स्तंभ रहते हैं इसके नरमपंथी चरण के दौर के। अब हम लोग ये देखते हैं कि नरमपंथी चरण के जो ये तीन प्रमुख नेता हैं, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरीके से दिशा निर्देशित किया। तो इनकी हम लोग कार्य प्रणाली को देख लेते हैं कि इनकी जो है कार्य प्रणाली क्या रहता है। कार्य प्रणाली क्या रहता है? तो पहली कार्य प्रणाली क्या है? पहली कार्य प्रणाली 3P थ्योरी रहता है। 3P सिद्धांत रहता है। अब ये 3P थ्योरी क्या होता है? ये 3P थ्योरी क्या होता है? तो 3P थ्योरी का मतलब क्या है? प्रेयर है, मीन्स की प्रार्थना करना। दूसरा जो है पेटिशन है, पेटिशन मीन्स की याचना करना। तीसरा जो है प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट मीन्स की शांतिपूर्वक विरोध करना, शांतिपूर्वक विरोध करना। देयर वेर द 3P मैकेनिज्म ऑफ व्हाट। बहुत सारे नेता रहते हैं, किताब खुल करके बैठ करके एक एक लोग का नाम लिखना मत शुरू कीजिए। तीन साबाचा है, आरसी दत्ता या और भी जो लोग हैं, उनसे आपसे पूछना नहीं है। ये केवल आपसे क्या वो करेंगे, इसके जैसे नरमपंथी चरण में आएंगे तो तीन वहां पे नाम आ जाएंगे, लाल बाल बाल है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, किताब एक खोल करके बैठ जाते हैं, कोई भी एक गाइड बुक, और उसमें से एक एक लाइन वाला जो है वो उसका ज्ञान आप लोग बांटते चलते हैं। ठीक है, आइए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अच्छा, ये 3P सिद्धांत क्या है? तो नाम में ही क्या आपको दिख रहा है? नाम में ही नरमपंथी दिख रहा है। नरमपंथी का मतलब क्या है? उदार स्वभाव के हैं, नरम स्वभाव के हैं। जब नरम स्वभाव के हैं भाई तो क्या करेंगे? ये अंग्रेजी शासन के सामने भारतीयों की मांग जो है उसे प्रार्थना पत्र के रूप में रखते थे, उसे प्रार्थना पत्र के रूप में रखते थे। जब ब्रिटिश सरकार इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करती थी तो कहां पर जाते थे? उनके न्यायालय में पेटिशन फाइल करते थे। पेटिशन मींस की याचना करते थे। उनके न्यायालय में याचना, आज भी पेटिशन पीआईएल फाइल किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है। तो प्रार्थना नरमपंथी है तो काम कैसा है भाई? काम जो है शांतिपूर्वक प्रार्थना करते थे। अगर ब्रिटिश सरकार उसमें कोई उत्तर नहीं देती थी बार बार प्रार्थना करने के बाद, तो फिर याचना करते थे। जब पेटिशन से भी काम नहीं बनता था, न्यायालय से भी इनको कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिलता था, ये क्या करते थे? ये शांतिपूर्वक विरोध करते थे। कार्य प्रणाली का पहला कार्य प्रणाली क्या हो गया भाई? 3P हो गया। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है ये राजनीतिक सभाओं का, राजनीतिक सभाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करते थे। संगोष्ठियों का आयोजन करते थे। अंग्रेजी शासन के विरोध में भारतीयों की राजनीतिक जनजागरूकता को प्रचारित करने के लिए, कल राष्ट्रवाद सूत्र में आपने देखा था भाई, एक अंतः चेतना का विकास हो गया था। ये समझ में आ गया था हम इसलिए हारे क्योंकि हम एक नहीं थे, हम संगठित नहीं थे, राष्ट्र की भावना नहीं थी। बहुत कम लोगों में ये भावना आ पाई थी और राष्ट्रीय जनजागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए ये क्या कर रहे थे? राष्ट्रीय जनजागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए नरमपंथी का अगला कार्य प्रणाली जो बदलने के लिए वो कैसा है? बिहेवियर ऑर्गेनाइज। अगला राष्ट्रीय प्रेस, राष्ट्रीय प्रेस और समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश शोषणात्मक नीतियों का, शोषणात्मक नीतियों का विरोध, ये भी इनका कार्य प्रणाली था। जो नेशनल प्रेस है, जो इनके अपने पम्पलेट होते थे, अपने समाचार पत्र होते थे, उसके माध्यम से क्या करते थे? लोगों में राजनीतिक जनजागरूकता लाने के लिए इनके समय समय पर जो शोषणात्मक नीतियां हैं उसका विरोध करते थे, उसका विरोध करते थे। अब भाई ये तो कार्य प्रणाली हो गई। जो भी कार्य प्रणाली है वो सर्टेन आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, निश्चित विचारधारा पे। पॉलिटिकल पार्टी का क्या देखेंगे भाई? चाहे जो भी राजनीतिक दल है, सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य देश का विकास करना है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे या और कोई हो। लेकिन इन लोगों में मतभेद किस बात का है? तो इन लोगों में मतभेद जो है विचारधारा का है।
आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, किस आधार पर देश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है आइए हम लोग देखते हैं कि नरमपंथी चरण की विचारधारा क्या है, विचारधारा क्या है, व्हाट वेयर द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द मॉडरेट थिंक। पहली विचारधारा क्या है भाई, पहली विचारधारा ब्रिटिश शासन का समर्थन करते थे। पहली विचारधारा इनकी है कि इनको लगता था राष्ट्रीय आंदोलन जो है अंग्रेजी शासन के साथ मिलकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है, ना कि उनके साथ विरोध करके। ब्रिटिश शासन के साथ मिलकर के ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ना कि इसका विरोध करके। तो अगला क्या है भाई, एक तो कहा जाता है कि अभी राष्ट्रीय आंदोलन जो है, राष्ट्रीय आंदोलन की सभा जो है वो अभी चल रही थी। ये कहीं से बेवकूफ नहीं थे, जैसा कि गर्मपंथियों ने इनके ऊपर आरोप लगाया, इनकी आलोचना किया। ये बेवकूफ नहीं थे, बहुत ही दूरदर्शी थे। किस रूप में दूरदर्शी थे भाई, ये नहीं चाहते थे कि अभी नया नया राष्ट्रीय आंदोलन में शुरू कर रहा हूं, ये नहीं चाहते थे कि एक राष्ट्रीय आंदोलन भाई इतने सालों के बाद 1757 से ही तो राजनीति शक्ति है, 1885 आ गया, मतलब 125 साल बीत गए। 125 साल के बाद अगर भारतीयों में एक चेतना जागृत हुई है कि ये राष्ट्र हमारा है, क्या चाहते थे, जागरूकता के बीज को पुष्पित और पल्लवित करना चाहते थे। किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी शासन क्या करे, अंग्रेजी शासन से जबरन राष्ट्रीय आंदोलन को समाप्त कर दे। इसलिए उनसे मिलजुल करके ब्रिटिश शासन का समर्थन कीजिए, उनको कहीं से शुरुआत में ऐसा न लगे कि हम उनके विरोधी हैं, हमारे हित और ब्रिटिश शासन के हित टकरा रहे हैं। तो पहली विचारधारा क्या थी, ब्रिटिश शासन को करते थे। अगली विचारधारा क्या थी, संवैधानिक दायरे में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना, ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसा नहीं है कि सोच में भी ऐसा नहीं है कि हमें रूस की क्रांति की तरह, चीन की क्रांति की तरह, अमेरिका की क्रांति की तरह, फ्रांस की क्रांति की तरह रक्त की नदियां नहीं बहानी। हमें कानूनी दायरे में, इनकी सोच क्या थी, कानूनी दायरे में रह करके ही राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना है। अगली विचारधारा क्या थी भाई, अगली विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन की अहिंसात्मक विचारधारा थी। गांधी जी, ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने अहिंसा का आविष्कार किया था, उसके पहले राष्ट्रीय आंदोलन को अहिंसा के बारे में पता ही नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन की अहिंसात्मक विचारधारा ये धर्मपंथी तरफ से कहा। ये कहा जाता है ना कि जो वो कहा जाता है, कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, क्या कर लोगे उनका जो वक्त से आगे निकल जाते हैं। सारा जब वैश्विक परिवेश में आप देखेंगे, जो भी औपनिवेशिक शासन के विरोध में ये चल रही है, 1885 का राष्ट्रीय आंदोलन है, उसी यूरोप में 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। उसी यूरोप में जर्मनी और इटली अपना एकीकरण कैसे करता है, हिंसा के माध्यम से करता है। बाकायदे जो जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क रहता है, बाकायदे उसकी विचारधारा ही कौन सी थी, उसकी विचारधारा ही रक्त और लॉ नीति की थी, हिंसा के मार्ग पर वो चल रहे थे। और हिंसा के मार्ग पर चलते हुए कौन सी नीति अपनाए थे भाई, जर्मनी पे भी बाहरी शक्तियों का प्रभाव था और इटली पे भी बाहरी शक्तियों का। जर्मनी और इटली का शत्रु कौन था, जर्मनी और इटली के एकीकरण में बाहरी शक्तियां बाधक कौन सी थी, दोनों का। फ्रांस का मध्य पर प्रभाव था और फ्रांस का राइनलैंड क्षेत्र पे कब्जा था, जो दक्षिण जर्मनी का राइनलैंड क्षेत्र, कल मैंने नेपोलियन की कहानी बताया था। ऑस्ट्रिया जो रहता है, ऑस्ट्रिया जो है दक्षिण पूर्वी जो जर्मनी का क्षेत्र रहता है, उस पर कब्जा किया रहता है, जो वियना कांग्रेस रहता है उसके माध्यम से। और होल्स्टाइन पर उसका कब्जा रहता है, जर्मनी का जो होल्स्टाइन का क्षेत्र रहता है उससे कब्जा रहता है। इटली का शत्रु ऑस्ट्रिया कैसे था भाई, इटली का जो सबसे समृद्ध क्षेत्र लोम्बार्डी और वेनेसिया था, लोम्बार्डी और वेनेसिया पर भी ऑस्ट्रिया का कब्जा था। मतलब जर्मनी का भी शत्रु फ्रांस है और ऑस्ट्रिया है, इटली का भी शत्रु फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है। हमारे नरमपंथीकरण की विचारधारा क्या है, अहिंसात्मक विचारधारा है। अभी मात्र 15 साल पहले कौन सा दौर चल रहा था, हिंसा का दौर चल रहा था। इस हिंसा के दौर में उसी यूरोप के दो देशों ने अपना एकीकरण किस रूप में किया, सेडोवा, बैटल ऑफ सेडोवा और बैटल ऑफ सेडान। सेडोवा का युद्ध 1866 और सेडान का युद्ध 1870 के माध्यम से। तो ऐसे में क्या है भाई, ऐसे में इतनी पवित्र विचारधारा, मैं कई बार आपसे कहा ना कि अपने देश के प्रति आपके अंदर कोई चेतना नहीं है कि आप इस देश में जन्म लिए। ये जो कहा जाता है ये भारत की भूमि भी एक अलग, मतलब कभी भी हम दूसरे से ऐसा नहीं हुआ, एक दूसरे से उसका नकल किया। दुनिया चाहे जिस जगह पे चली, हमारी जो वैचारिक पवित्रता थी उससे हम लोगों ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज, कभी भी उससे समझौता नहीं किया।
क्या है भाई, राष्ट्रीय आंदोलन की अहिंसात्मक विचारधारा। अगर इस समय की बात किया जाए तो वहां पे पूरे जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो गया तो उग्र राष्ट्रवाद का दौर शुरू हो गया था। उसी राह पर हम भी चल सकते थे भाई। अभी 1857 की हिंसा का मार्ग तो हम लोगों ने हिंसा का दामन तो पकड़ा ही था। तो क्या है राष्ट्रीय आंदोलन की अहिंसात्मक विचारधारा, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की पवित्रता है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा की एक सर्वोच्चतम कह सकते हैं कि विचारधारा है। अगला क्या है भाई, राष्ट्रीय आंदोलन का अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण था। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण मतलब केवल अपने से अपने वाला वो नहीं था कि हमारा भारत आजाद हो जाए, दुनिया से हमें क्या लेना देना। 1835 में ही कल आपने देखा था इंग्लिश एजुकेशन आया। अगले 20 सालों में एक राइज ऑफ मिडिल क्लास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा। अगले 20-25 सालों में भारत में एक नवीन मध्यम वर्ग आया। नवीन मध्यम वर्ग क्या था, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक था। भारत में ये कह सकते हैं कि जो संभ्रांत वर्ग रहता है, अब वहां के युवा जो है उच्च शिक्षा के लिए उसी यूरोप में जा रहे हैं। जब उच्च शिक्षा के लिए उसी यूरोप में जा रहे हैं तो क्या है, ये दुनिया की गतिविधियों से हो रहे हैं। यूरोप के साम्राज्यवादी देशों के वास्तविक चरित्र से परिचित हो रहे हैं। और इसी वास्तविक चरित्र का परिणाम क्या होता है, बहुत जल्द समझ में आ जाता है कि ये केवल भारत में ही कब्जा नहीं किए हैं, इनका तो चरित्र ही है साम्राज्यवाद और इंग्रेजवाद। अभी मैंने कहा जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ भाई, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। उसके बाद नव साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो गया। नव साम्राज्यवाद, उसके पहले जो साम्राज्यवाद था उसमें परंपरागत शक्तियां थी, कई बार मैंने इस बात को बताया। अब जर्मनी और इटली यूरोप के पारंपरिक शक्तियां कौन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, डेनिस है, हॉलैंड है। उनको क्या चुनौती दे रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी। जब आप शक्तिशाली थे पूरी दुनिया में, आप कब्जा किए थे, अब ब्रिटेन और अब जर्मनी और इटली शक्तिशाली है, जिस पर वो कब्जा करेगा उसे क्या करेगा, उस पर वो कब्जा कर लेगा। तो कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब ये है कि जब भारतीय बुद्धिजीवियों ने यह महसूस किया कि ये साम्राज्यवाद का जाल जो है पूरे लैटिन अमेरिका, पूरे अफ्रीका और पूरे एशिया को जकड़ा हुआ है, तो हम केवल अपने प्रति ही सेल्फिश नहीं रहे, हम उस मुहिम का हिस्सा बने। जहां जहां पर साम्राज्यवाद के विरोध में, पूंजीवाद के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, वहां वहां पर क्या है, ये लोग सम्राट वर्ग से रहते हैं, नरपंथी नेता जो है बहुत ही अमीर घरों से रहते हैं। कौन है? उन हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या होता है, उन हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद सबका जो है विरोध किया गया। ये क्या है भाई, ये भी नरपंथीकरण की विचारधारा है। ठीक है, अगला क्या है, अगली विचारधारा भारतीय या भारत के प्रति एक रिस्पॉन्सिव, हिंदी में क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिव आई फील, भारत के प्रति एक जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार का गठन, या भारत में एक उत्तरदायी और रिस्पॉन्सिव जो है जिम्मेदार सरकार का गठन करना है। मींस कि ब्रिटिश शासन का समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन आप जो करेंगे उसका समर्थन नहीं करेंगे। अगर हमारे देश में शासन करना है तो कैसे शासन करना है, उस ठिकाने में रख के शासन करना है। तो कहा जाता है कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। नरपंथी नेताओं ने कहा कि नहीं भाई, बातें हैं, बातों का क्या नहीं, जो कसमें वादे हैं और जो प्यार वफा दिखा रहे हैं उसको याद करना होगा। बातें हैं, बातों का क्या से काम नहीं चलेगा। 1858 के एक्ट में क्या किया गया था, 1858 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटेन की संसद के नेतृत्व में, महारानी के नेतृत्व में क्राउन के अधीन आ गया। जब क्राउन के अधीन आया तो क्राउन ने क्या कहा, ब्रिटेन की संसद ने यही कहा भाई ने कि आपका शोषण कंपनी ने किया था, हमने नहीं किया था। प्यार और वफा इन्होंने क्या दिखाया, तो प्यार और वफा इन्होंने दिखाया कि साम्राज्य विस्तारवाद कंपनी ने किया था, हम नहीं करेंगे। सारे जो वादे हैं, सारे जो कस्में हैं, वो सब दिखावटी निकला। 1857 से 1885 आ गया, 1858 से 1885 आ गया। कहावत कुछ वैसी ही चल रही थी, हाथी के दांत दिखाने का और भाई कस्में वादे सब दिखावापन, और हाथी के दांत खाने के, और असल में कर क्या रहे थे, असल में भारत का आर्थिक कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के आर्थिक शोषण के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, ज्यादा आर्थिक नियंत्रण की नीति अपनाई थी। जबकि जो क्राउन है, ब्रिटेन की संसद है, ये ज्यादा राजनीतिक नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, ये अपनी प्राथमिकता, दे आर पुटिंग मोर एंड मोर एम्फेसिस ओवर द इकोनॉमिक गेन्स। ये भारत के से आर्थिक लाभ को पाने का राजनीतिक नियंत्रण उतना मत कीजिए। सरकार का इसी का परिणाम था ना, पोर्टफोलियो सिस्टम आ रहा है, वायसराय के कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है, 1861 से भारतीय कार्यकारिणी का हिस्सा होने लगे।
नरमपंथी चरण की विचारधारा क्या उनका कहना है, बस बातें बातें हमसे मत कीजिए। अपने भारत में उनकी विचारधारा क्या है? अगर हम ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे हैं, हमें कैसी सरकार चाहिए? हमें जिम्मेदार और उत्तरदायी चाहिए। इस तरीके से क्या है, ये नरमपंथी चरण की विचारधारा है। आइए भाई, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इनकी उपलब्धियां क्या है। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, कुछ उपलब्धियां भी हैं कि नहीं? तो नरमपंथी चरण की उपलब्धियां, नरमपंथी चरण की उपलब्धियां, नरमपंथी चरण की उपलब्धियां। व्हाट वेयर द अचीवमेंट्स ऑफ द मॉडरेट फेज। अब इस पर देखिए ना, प्रश्न पूछा गया है। अभी मैं देख रहा था, नरमपंथी चरण से पिछले 2017 से अभी तक जो है, मतलब पिछले 5 सालों में 3 प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे अच्छा आंसर अगर लिखना है तो बस पॉइंट वाइज आंसर मत लिखिए। उत्तर लिखना है तो वो लगना चाहिए कि आईएएस का उत्तर लिख रहे हैं। आईएएस के उत्तर में सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है कि आपका व्यक्तित्व जो है व्यवस्थित होना चाहिए। क्या हुआ भाई, मजा आ रहा है? लगातार आप लोग का मैसेज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ग्रेट है। ठीक है, क्लास में हो जाइए। और अभी मैं जैसे ये खत्म होता है वैसे मैं आपको कर सकता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है भाई? कहने का अर्थ ये है कि नरमपंथी चरण की उपलब्धियां क्या है। अगर इसका उत्तर आपको अपने मेंस की एग्जाम में लिखना है तो रैंडमली जो पॉइंट वाइज वाला कल्चर, बहुत सारे कोचिंग में भी देखे होंगे कि टीचर कहते हैं कि एकदम टू द पॉइंट और पॉइंट वाइज जो आंसर लिखिए। एकदम टू द पॉइंट और पॉइंट वाइज नहीं जाना है भाई। जो है आपके उत्तर को ऐसा ही लगना चाहिए ना कि कोई बीए वाला उत्तर पढ़ रहा हूं या कोई एमए वाला उत्तर पढ़ रहा हूं। हमेशा हमेशा आपका उत्तर एक आईएएस व्यक्तित्व की कहानी बयां करना है। मींस कि आपका एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी है, ये तो पता चलना ही चाहिए। साथ ही साथ आपके समग्र दृष्टिकोण का, आईएएस की सबसे बड़ी खूबी है, उसका दृष्टिकोण बहुत समग्र होता है। उस समग्र दृष्टिकोण की भी जो उसका भी प्रतिबिंब आपके उत्तर में बनना चाहिए। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला जो है नरमपंथी चरण की उपलब्धियां। सबसे इसको कैसे दिखाइए? इनकी संवैधानिक उपलब्धियां क्या थी? इनकी संवैधानिक उपलब्धियां क्या थी? देन आफ्टर इनकी राजनैतिक उपलब्धियां क्या थी? इनकी राजनैतिक उपलब्धियां क्या थी? देन आफ्टर राजनैतिक प्रशासनिक एक ही में कर दीजिए, राजनैतिक प्रशासनिक एक ही में करना है। देन आफ्टर इनकी आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियां क्या थी? एंड फाइनली जो है इनकी सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियां क्या है? इनकी सामाजिक क्षेत्र उपलब्धियां क्या है? अगर सही मायनों में देखेंगे बेटा तो कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत ही कंक्रीट इनका अचीवमेंट है। अगर सही मायनों में देखेंगे तो कुछ भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में, तो जैसे गांधी जी का क्या रहता है भाई, चंपारण में विजय है, खेड़ा में विजय है, अहमदाबाद में विजय है। तो उपलब्धियां कोई वास्तविक उपलब्धियां नहीं है, परंतु राष्ट्रीय आंदोलन का बीजारोपण हो रहा है। बीजारोपण, राष्ट्रीय आंदोलन के पौधे को सींचा जा रहा है। और जो कहा जाता है ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, मेरे देश के बच्चों इसे रचना संभाल कर। आंधियों का दौर था भाई। ब्रिटिश शासन क्या है? ब्रिटिश शासन का जो आंधी है, जो कहा जाता है ना कि आंधियों का दौर था, तूफान भी चलता रहा, फिर भी एक चिराग जो है वो चलता रहा। मुद्दे की बात यह है कि वास्तविक उपलब्धियां कुछ भी नहीं है, परंतु ये कर क्या रहे हैं? ये राष्ट्रीय आंदोलन को सीख रहे हैं और हर क्षेत्र में इन्होंने डिमांड्स रखी। कहीं पे कुछ पूरा हुआ, कहीं पे पूरा नहीं हुआ तो उसे दबाव के रूप में इन्होंने स्थापित किया। तो आइए भाई, एक एक करके क्या देखना है? एक एक करके इनकी उपलब्धियों को देखना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इनकी संवैधानिक उपलब्धियां क्या है? संवैधानिक उपलब्धियां क्या है? तो संवैधानिक उपलब्धियां में एक्ट ऑफ 1892 जो रहता है, 1892 का जो अधिनियम है, वही अधिनियम क्या है? वही अधिनियम इनकी उपलब्धि है। 1892 के अधिनियम में क्या मिला भाई? कुछ विशेष नहीं मिला, बस बजट पर क्या मिला? बजट पर डिबेट का राइट्स मिला। आज जो संसद में बजट होता है, विपक्ष क्या करता है? विपक्ष तो बहस करता है, तो इन्हें बजट पर बहस का अधिकार मिला। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो इनकी डिमांड रहती है, उसी डिमांड के बिहाफ पे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। आगे देखते हैं इनकी राजनैतिक उपलब्धियां क्या थी? इनकी राजनैतिक प्रशासनिक उपलब्धियां क्या थी? तो राजनैतिक प्रशासनिक उपलब्धियां संवैधानिक क्षेत्र में वही पूरे नरमपंथी चरण में बस केवल एक एक्ट ऑफ 1892 जो है पास हुआ था। ठीक है, अब अगला है पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या है? तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक टॉपिक आपको पढ़ना है, अमेरिका की क्रांति। अभी मैंने क्या कहा कि इनका विचारधारा कैसा है? अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण है। अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में अमेरिका की क्रांति में नारा क्या था?
अमेरिका की क्रांति में नारा क्या दिया गया था? तो वहां पे नारा दिया गया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के बिना कोई भी कर नहीं। नरमपंथी नेताओं का भी यही कहना था कि जनाब हर जगह से आप क्या कर रहे हैं, हर जगह से शोषण कर रहे हैं, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, किसानों का शोषण, मजदूरों का शोषण, औद्योगिकरण से क्या कर रहे हैं, भारतीय उद्योगपतियों का शोषण। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने नारा दिया, जब तक भारतीयों को राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा तब तक कोई कर नहीं दिया जाएगा। एक तरीके से ब्रिटिश शासन पे दबाव बनाया गया। किस बात का दबाव? कि अब हम जागरूक हो चुके हैं, we are the awakened society, that's why we are looking forward like the American Revolution, no taxation without representation। अगर हमें राजनीति में प्रतिनिधित्व भारतीयों का है, अगर राजनीति में कोई वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना है तो उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना है। तो राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नारा क्या बनाया? राष्ट्रीय आंदोलन का नारा प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, किसके तर्ज पर? अमेरिका की क्रांति के तर्ज पर। अगला क्या रहता है? अगली उपलब्धियां, ये प्री में प्रश्न पूछा गया है। सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत के लिए स्वराज की मांग रखा। कान खोलकर सुनिएगा, नरमपंथियों के जो स्वराज की परिभाषा है वो अलग है। अभी गर्मपंथी आएंगे, 1905 से गर्मपंथी आएंगे, गर्मपंथियों के स्वराज की परिभाषा अलग है। तिलक जी आकर के नारा देते हैं, कहते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लाल बाल पाल है भाई, बाल गंगाधर तिलक गर्भवती नेता है। अब तिलक जी जो कह रहे हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, उनका स्वराज दूसरा है और नरमपंथियों का स्वराज दूसरा है। नरमपंथियों का स्वराज जस्ट लाइक डोमिनियन स्टेटस है। डोमिनियन स्टेटस मींस कि जैसा कि अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को दिया हुआ था, अर्थात जिस देश को गुलाम बनाए हैं वही के लोग क्या करेंगे, वही के लोग शासन चलाएंगे। जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय है वो क्या करेगा, वीटो पावर का प्रयोग करेगा। आगे चलकर 1919 के अधिनियम के बाद ये हमारे यहाँ पे कुछ वैसी व्यवस्था बनाते हैं। आरक्षित और हस्तांतरित विषय दो भागों में बांट दिया गया। आरक्षित मींस की रिजर्व लिस्ट है, हस्तांतरित मींस की ट्रांसफरेबल लिस्ट है। जो हस्तांतरित है वो भारतीयों को दे दिया गया। आगे आप इसका कानून रंजन दास और जवाहरलाल नेहरू है। आरक्षित विषय मतलब रिजर्व लिस्ट, इस पर आप भारतीय कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये वायसराय के अंडर में रिजर्व है, इसमें केवल अंग्रेज बनाएंगे। और वहां पर भी जो आरक्षित विषय के अलावा जो हस्तांतरित विषय है वहां पर भी वायसराय को वीटो पावर यूज करने की शक्ति है। कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब ये है कि नरमपंथी चरण के नेता कौन है? नरमपंथी चरण के नेता गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोपाल कृष्ण गोखले क्या कर रहे हैं कि हमें स्वराज चाहिए। कैसा स्वराज चाहिए? जैसा आपने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को दिया हुआ है। भारत का शासन भारतीयों के द्वारा होगा, आप केवल एक ऑब्जर्वेटरी पावर होंगे, आप केवल एक नियामक के रूप में रहेंगे। ठीक है, ये क्या होता है? सरकार की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बट क्या है, सरकार पे दबाव है कि भारतीयों को कुछ करना है। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है नरमपंथी नेताओं ने ब्रिटिश प्रांतों में, ब्रिटिश भारतीय भारत के प्रांतों में विधायिका के गठन की मांग किया। ये भी इनकी उपलब्धि है, आइए भाई अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्षेत्र में क्या उपलब्धि है? आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियां आर्थिक poverty and un-British rule in India। Poverty and un-British rule in India। इसके तहत इन्होंने क्या किया? इसके तहत इन्होंने धन के निर्गमन का जो सिद्धांत है इसे व्यवस्थित रूप में क्या किया? इसे व्यवस्थित रूप में इन्होंने संपादित किया। ठीक है,
तो क्या है भाई, इस तरीके से जो है हेलो, चलिए भाई, तो कल आप लोग की क्लास नहीं होगी, जो शाम वाली क्लास है ये नहीं होगी। कल मैं मॉर्निंग में 8 से 10 जो है आईएएस का मेंस चल रहा है, शायद आप लोगों को भी पता होगा। जीएस का जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री का सेगमेंट है, कल मैं सुबह 8 से 10 उसका डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा, ठीक है। तो फिर से आप लोग को फील कर रहा हूँ, कल शाम वाली क्लास नहीं चलेगी। आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस के प्रश्नों को भी समझना जरूरी है। नहीं भी समझ में आए तब भी कल की क्लास को आप लोग सीखने से कीजिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब अगर आप इससे जूझेंगे, लड़ेंगे, तो इससे जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए तो मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, पॉवर्टी एंड अनरिट रूल इंडिया, यहाँ पे धन के निर्गमन के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से भारतीयों के समक्ष रखा, भारतीयों के समक्ष रखकर अंग्रेजों के आर्थिक नीति की आलोचना किया, आर्थिक नीति की आलोचना और अंग्रेजों के आर्थिक नीति की आलोचना और भारतीयों में एक नवीन जन जागरूकता का संचार किया। अभी क्या है, अभी आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, दिवाली का त्योहार 1 महीने में आने वाला है। तो आप लोगों को भी जब इस बात का इल्म होता है, इस बात का एहसास होता है कि त्योहार हमारा, पैसा हमारा, खुशियां हमारी, लेकिन उसका मजा कौन ले रहा है, उसका मजा किस ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जागरूकता नहीं है। केवल सस्ते सामान के नाम पर हम जाते हैं, चाइनीज कैंडल खरीदते हैं, चाइनीज झालर खरीदते हैं, आजकल तो चाइनीज दिया भी आने लगा है। गांव का जो अपना कुम्हार है उसका दिया कैसा है, उसका दिया सादे होते हैं। आजकल चिमटी हुई चाइनीज दिया भी आ रहा है, कई सालों से ये चल रहा था कि आप मोमबत्ती की जगह पे दिया जलाइए, गरीब के घर में भी अगर कुछ इनकम आ जाएगा तो खुशियां होंगी। लेकिन यही धन के निर्गमन का सिद्धांत जब आपको समझ में आएगा कि आपका पैसा कौन उठा के लेके जा रहा है, एक हमारा ऐसा मुल्क लेके जा रहा है जो हमारा विरोधी है, जो हमारा सुख और चैन नहीं देखना चाहता है। इससे क्या भाई, ये भी एक उपलब्धि है ना, आपके अंदर भी जागरूकता लाया जाए। आप भी क्या कीजिए, बैन नहीं कर सकते हैं भाई, तो करेंगे सब बैन कर हो जाए तो बढ़िया है। बैन नहीं हो पाएगा ना, असल में डब्ल्यूटीओ का हम मेंबर हैं, भारत जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सिग्नेटरी हैं, किसी भी सदस्य देश को व्यापार करने से मना नहीं, यही तो वो है। विडंबना तो इसी बात की भाई, सरकार बैन नहीं कर सकती है, क्यों? क्योंकि हम लोग डब्ल्यूटीओ के सिग्नेटरी हैं, भारत का सिग्नेटरी। बस केवल जागरूकता से ही हम लोग ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। वही जागरूकता कि भारत दिनों दिन गरीब हो रहा है, भारत से धन ले जाकर के दिनों दिन अमीर हो रहा है, इससे क्या हुआ, लोगों में जागरूकता आई और ये नरपंथी उपलब्धि के रूप में हासिल हुआ। जब दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनरिट रूल इन इंडिया लिखा तो चल करके आरसी करता रहते पुस्तक लिखी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वहां पर भी उन्होंने व्यवस्थित रूप से उजागर किया। तो ये क्या है भाई, ये आर्थिक क्षेत्र में उनकी जो है उपलब्धि है। अब अंतिम मुद्दे पर आते हैं हम लोग कि सामाजिक क्षेत्र में क्या उपलब्धि है, नरपंथी नेताओं की सामाजिक क्षेत्र में क्या उपलब्धि है। सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धि, तो सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धि ये किसकी बात करते हैं, तो ये भारतीयों के नागरिक अधिकारों की मांग रखा। अगला क्या है भाई, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी की मांग रखा। अगला कौन सी मांग रखा, अगला मांग, आज जो आईएएस कर रहे हैं उस जमाने में ये आईसीएस होता था। बताइए जरा आईसीएस का फुल फॉर्म कोई मुझे बताइए, हजारों हजार छात्र इस बैच में हैं, बताइए भाई आईसीएस का। तो आईसीएस सेवाओं की परीक्षा भारत में आयोजित किए जाने की मांग रखा। अगली सामाजिक क्षेत्र उपलब्धियां क्या है, राजनैतिक संगठन बनाने की मांग रखा। अगला क्या, मानवाधिकारों की मांग रखा। मानवाधिकार वही नागरिक अधिकारों में आ जाएगा। किसान और मजदूर समाज में किसान और मजदूरों के मुद्दों को रखा। किसान और मजदूरों का मुद्दा मींस कि कर की दरों को कम किए जाने की बात किया, ब्रिटिश खर्च को कम किए जाने की बात रखा, भारत
के ज्यादा कल्याणकारी कार्यों पर खर्च कर दिए जाने की मांग किया। मैं जान रहा था आप लोग इंडियन सिविल सर्विस कहेंगे, ये इंपीरियल सिविल सर्विस है, इंडियन सिविल सर्विस नहीं है, इंपीरियल सिविल सर्विसेज से कहते थे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहते थे। चलिए भाई ये क्या है, ये इनकी उपलब्धियां हैं। अब हम लोग कहां पर आते हैं, अब हम लोग कमियां देखते हैं। व्हाट वेयर द ड्रॉबैक्स, व्हाट वेयर द सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडरेट। नरमपंथी नेताओं की कमियां क्या थी? तो कमियां, सबसे बड़ी कमी क्या थी कि समाज के संभ्रांत वर्ग से थे, अतः आम जनता से कोई जुड़ाव नहीं था। अभी मैंने कहा कि ये लोग एलिट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बहुत बड़े घरों से रहते हैं, बहुत धनाढ्य परिवारों से रहते हैं, आम जनता से ये कोई लगाव नहीं रखते हैं। अगला क्या है, अगला जो है केवल संवैधानिक दायरे में ही, संवैधानिक या विधिक दायरे में ही राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। ये इनकी कमी है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, साम दाम दंड भेद अपनाना ही पड़ता है, डिप्लोमेटिक मीन्स अपनाना ही पड़ता है। तो कमी ये थी। अगला कमी क्या है कि इनकी बैठकें वर्ष में एक बार मात्र औपचारिक रूप से होता था, कांग्रेस का आज भी वार्षिक, अभी मैंने कहा 12-15 सम्मेलन पूछता है, वर्ष में जब एक बार मिलेंगे भाई, कि तलवार बंदूक सब 1857 में निकाल दिया, हजार ने प्राणों की आहुति दे दिया, तब तो आजादी नहीं मिला। यही तिलक की आलोचना करते हैं कि मेढक की तरह साल में एक बार टरटराएंगे, तो टरटराने से तो आजादी नहीं मिलने वाली है। ये भी इनकी कमियां थी। अगली कमी क्या है भाई, तो अगला जो कमी है, नरमपंथियों के लिए राजनीति उसे क्या कहेंगे हिंदी में, कैरियर नहीं था इनके लिए। पॉलिटिकल ये कैरियर नहीं था इनके लिए, ये टाइम पास था। राजनीति जो है एक औपचारिकता मात्र थी, था। इनकी जो 3P थ्योरी है, 3P कार्य प्रणाली, ये भी जो है इसकी कमी है। प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई। गांधी जी का क्या था, गांधी क्यों बने? आम जनता के साथ जुड़ाव था, काम करने की जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। आम जनता से जुड़ाव का आलम वो था। गांधी जी के बारे में कहा जाता है ना, चल पड़े जिधर तो डगमग पग, चल पड़े उधर। उज्जवल आपका आ चुका है भाई, आपका अभिवादन मेरे पास आ चुका है, ठीक है। चलिए बेटा जो है लगे रहिए, बार बार करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल। मुद्दे की बात क्या, इनके लिए क्या था, इनके लिए 3P जो थ्योरी है, 3P थ्योरी मींस की मात्र एक फिक्स जो कहा जाता है ना कि अरे इस परंपरागत तरीके से औपचारिकता कर रहे थे, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। देश को आजादी इस तरीके से मिलता है क्या? ठीक है। चलिए तो अब ये क्या है, ये इनके अपने सर्टेन जो है ड्रॉबैक्स रहते हैं। अगली कमी क्या रहती है, अगली इनकी कमी रहती है राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक जनाधार सीमित था। अगली कमी क्या है, मात्र राजनैतिक गतिविधियां शहरी क्षेत्र तक सीमित थी। चलिए भाई, बहुत छोटा सा ये सेगमेंट है नरमपंथी चरण, यहीं पे आकर के समाप्त हुआ। अब पूरे नरमपंथी चरण से कुछ और जानना चाहते हैं, कोई अन्य सुविधा है, कोई शंका रह गया है, फटाफट पूछ लीजिए। अगर सब कुछ क्लियर है तो मुझे क्लियर का मैसेज दीजिए, हम लोग फटाफट इसका नोट्स बनाया जाएगा। वी आर गोइंग टू मेक द नोट्स ऑफ द मॉडरेट फील्ड। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, एनी ट्रबल्स, or if you are having any additional information, kindly put down in the comment box. Otherwise we are going to चलिए भाई, हाँ मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए हेडिंग दे दीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हेडिंग दे दीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 1892 का जो एक्ट है बेटा, उस पर हम लोग अलग से एक पूरा लेक्चर ही मैंने कल भी बताया था। कल हम लोग एक लेक्चर ही किया जाएगा बाद में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया होगा, ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास पर होगा। तो अभी परेशान मत होइए, 1892 का एक्ट नहीं, पूरा 1773 अपडेटिंग एक्ट लेकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 फिनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं करता था। अंग्रेज जो है भारत को लूटते थे और उसी पैसे से ये भारत में हम इनको फिनेंशियल सपोर्ट कौन करता था? नरमपंथियों को। अभी मैंने क्या बोला भाई, अभी मैंने कहा ना धनाढ्य परिवारों से थे, धनाढ्य मतलब बहुत पैसे वाले घरों
साल में एक बार मिलते थे और उसके पैसे का जुगाड़ ये खुद करते थे। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क भी था, सदस्यता शुल्क ज्यादा था, गांधी जी के चरण समय में आकर के उसे नाम मात्र का कर दिया, इसीलिए जो है बृहद रूप से जो है सामाजिक जनाधार बढ़ गया था। चलिए नोट्स नहीं बनवाएंगे ना, सबका देखिए 5 उंगली है बेटा, 5 उंगली बराबर नहीं है, ठीक है। तो 5 उंगली अगर बराबर नहीं है तो क्या है, हर तरीके के बच्चे हैं, किसी का लेवल ज्यादा है किसी का कम है, तो नोट्स बनवाना है। शुरू हो जाइए, लिखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, लिखिए वर्ष 1885 में, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ, कांग्रेस की स्थापना के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई तथा इस राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को 3 चरणों में देखा जाता है, 3 चरणों में देखा जाता है। प्रथम चरण नरमपंथी चरण, द्वितीय चरण गर्मपंथी चरण, तृतीय चरण गांधीवादी हेडिंग दे दीजिए नरमपंथी चरण, हेडिंग दे दीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, डैश देकर के नरमपंथी चरण, डैश देकर के नरमपंथी चरण, ब्रैकेट में कर लीजिए 1885 से 1905, 1885 से 1905, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ शुरू हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम 20 वर्षों के कालखंड को, प्रथम 20 वर्षों के कालखंड को नरमपंथी चरण कहा जाता है, नरमपंथी चरण कहा जाता है। फुल स्टॉप। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, इनके नाम से ही पता चलता है कि नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण, नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, ब्रिटिश शासन और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति नरम और उदार था, नरम और उदार था। मोनू अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप ऑफिस आ जाइए, ऑफिस में बोल लीजिएगा कि सबसे मिलना है, सबसे बोला है, अगर मुझसे बात हो गई मुलाकात हो जाएगी। दर्शन वोटल शब्द बंद कीजिए, हम लोग साधारण इंसान है। ऑफलाइन की क्लास में आप जैसे सैकड़ों बच्चे रोज बैठते हैं, ऑनलाइन की क्लास में आप लोग की होती है। चलिए भाई अगला पॉइंट लिखिए, नरमपंथी चरण के 3 अग्रणी नेता थे, नरमपंथी चरण के 3 अग्रणी नेता थे जो क्रमशः दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे, जो क्रमशः दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे तथा इन्हीं के नेतृत्व में इस चरण में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा। हेडिंग दे दीजिए नरमपंथी नेताओं की कार्यप्रणाली, हेडिंग दे दीजिए नरमपंथी नेताओं की कार्यप्रणाली। देखिए नरमपंथी नेताओं ने 3P थ्योरी के सिद्धांत का पालन किया। नरमपंथी नेताओं ने 3P थ्योरी के सिद्धांत का पालन किया, अर्थात प्रार्थना करना, याचना करना, यदि इन दोनों से इनके मांगों को स्वीकार, यदि इन दोनों कार्यप्रणाली से इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता था तो अंततः ये शांतिपूर्वक विरोध की नीति अपनाते हैं, शांतिपूर्वक विरोध की कार्यप्रणाली अपनाते हैं। आवधिक अंतराल, रेगुलर इंटरवल से हिंदी में कहेंगे, सॉरी
अंतराल याद लिख लीजिए कि एक निश्चित समय अंतराल पर लोकसभाओं का या जनसभाओं का आयोजन करना तथा राष्ट्रीय आंदोलन की इन जनसभाओं से प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रीय आंदोलन की इन जनसभाओं से प्रचार प्रसार करना। अगला, राष्ट्रीय प्रेस और समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना तथा ब्रिटिश शासन के नकारात्मक चरित्र को भारतीय जनमानस के सम्मुख प्रस्तुत करना। अगला, संवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना। हेडिंग दे दीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना तथा ब्रिटिश पदाधिकारियों के साथ सहयोग करना। हेडिंग दे दीजिए, नरमपंथी चरण की विचारधारा। एक एक करके लिखते जाइए। लिखिए, ब्रिटिश शासन का समर्थन करना। नेक्स्ट, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट, भारतीय युवाओं के मध्य राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की स्वराज की भावना को जागृत करना। नेक्स्ट, नरमपंथी नेताओं के द्वारा भारत में एक उत्तरदायी और जिम्मेदार ब्रिटिश शासन की स्थापना की ओर राष्ट्रीय आंदोलन को अग्रसर करना। नेक्स्ट, उग्र यूरोपीय राजनीतिक परिदृश्य के उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा के विपरीत भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से अग्रसर करना। हेडिंग दे दीजिए, नरमपंथी चरण की उपलब्धियां। पहला हेडिंग दे दीजिए, संवैधानिक उपलब्धियां। देखिए, नरमपंथी नेताओं के दबाव की राजनीति का ही परिणाम था कि अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1892 के अधिनियम को पारित। इसके अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया तथा बजट पर भारतीयों को बहस का अधिकार मिला। ब्रैकेट में पूरा बहस मतलब ब्रैकेट में पूरा प्रश्न कर लीजिएगा। पूरा प्रश्न ब्रैकेट क्लोज का अधिकार मिला। हेडिंग दे दीजिए, राजनीतिक उपलब्धियां। अमेरिका की क्रांति के
अमेरिका की क्रांति के नारे के अमेरिका की क्रांति के नारे डैश देकर प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, इसी तर्ज पर, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, इसी तर्ज पर नरमपंथी नेताओं ने अंग्रेजी शासन के समक्ष शासन प्रशासन में, अंग्रेजी शासन के समक्ष भारतीय शासन प्रशासन में अत्यधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग किया। भारतीय शासन प्रशासन में अत्यधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग किया। नेक्स्ट, नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में डोमिनियन स्टेटस की तर्ज पर भारत में स्वराज की ब्रैकेट में स्वशासन ब्रैकेट दो स्वराज की मांग रखा। नेक्स्ट है, नरमपंथी नेताओं ने ब्रिटिश शासन के शोषणात्मक नीतियों की आलोचना किया, जैसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, हेडिंग दे दीजिए आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियां। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के संसद के उच्च सदन के सांसद थे। अतः अंग्रेजी शासन के वास्तविक चरित्र से भली भांति परिचित है। तथा उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत से निरंतर हो रहे धन के निर्गमन को उद्घाटित करते हुए भारतीय जनमानस को जन जागरूक किया। फुल स्टॉप। आगे चलकर आरसी दत्ता ने दादा भाई नौरोजी का समर्थन करते हुए अंग्रेजों की आर्थिक नीति की आलोचना करके ब्रिटिश शासन के ऊपर दबाव बनाया और भारतीय जनमानस को जन जागरूक किया। हेडिंग दे दीजिए सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियां। देखिए, नरमपंथी नेताओं ने स्वतंत्रता हटा दीजिए। नरमपंथी नेताओं ने समानता और बंधुत्व के सामाजिक समरसता के विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट, आईसीएस प्रतिष्ठित आईसीएस परीक्षा के भारत से आयोजित किए जाने की
भारत से आयोजित किए जाने की मांग रखा। नेक्स्ट, भारतीयों के मानवाधिकारों कौमा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों को ब्रिटिश शासन के समक्ष उठाया। फिल्म दे दीजिए नरमपंथी चरण की कमियां। नरमपंथी चरण की अपनी कुछ कमियां निम्नलिखित थी। पहला पॉइंट है, नरमपंथी नेता समाज के संभ्रांत वर्ग से जुड़े थे। अतः इनका आम जनता से कोई जुड़ाव नहीं था। नेक्स्ट, नरमपंथियों के लिए राजनीति एक व्यवसाय न होकर, व्यवसाय को ब्रैकेट में प्रोफेशन कर दीजिएगा, एक व्यवसाय न होकर केवल मात्र औपचारिकता था। नेक्स्ट, नरमपंथियों के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन केवल वर्ष में एक बार होता था। और इस मंच पर केवल ब्रिटिश शासन की आलोचना करके और भारतीयों की मांगों को उठा करके नरमपंथी नेता अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे। तथा इसीलिए गरमपंथी नेता नरमपंथियों के इस कार्यप्रणाली के प्रखर आलोचक बन गए। नेक्स्ट पॉइंट, नरमपंथियों का सामाजिक जनाधार सीमित था और इनकी गतिविधियां मात्र शहरी क्षेत्र तक सीमित था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार मात्र विधिक दायरे में रहकर किया गया। नेक्स्ट, अधिकांश नरमपंथी नेता विदेशों में होते थे तथा इनकी सदस्यता केवल राष्ट्रीय आंदोलन के दिखावा मात्र थे। चलिए भाई, तो यहाँ पर आकर के नरमपंथी चरण समाप्त हुआ। 2-3 प्रश्न कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए 2-3 प्रश्न कर लीजिए। लिखिए, पहला प्रश्न है, किस हद तक नरमपंथी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला का निर्माण किया। सुधारण आलोचनात्मक चर्चा करें। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी चरण पर प्रकाश डालते हुए इस चरण की उपलब्धियां और कमियों को रेखांकित करें।
न होकर केवल केवल दिखावा मात्र थे, केवल दिखावा मात्र थे। टिप्पणी करें, टिप्पणी करें। चलिए भाई, तो यही पे आज का क्लास समाप्त हुआ। कल क्लास आप लोग की नहीं है, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया कि सुबह जो है इस वर्ष के आईएएस का जो मेंस का एग्जाम है उसका पेपर डिस्कशन किया जाएगा। मिलते हैं कल हम लोग इसी समय पर, इसी मंच पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।